इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला है संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। तो वही दूसरी ओर वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संभावी संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ हो किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, जिसे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, वर्तमान में इसका प्रयोग अत्यंत ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 3 है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन का नियमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आज के वैज्ञानिक ज़माने में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों से रहित राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बैठ जाता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों से विपन्न इस देश ने तकनीक का विकास एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर स्वयं विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर लिया है। इस प्रकार संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्वतः सिद्ध है। चलिए अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। पहला है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन मानव की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों को सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। किंतु दुख की बात है कि मानव ने संसाधनों को प्रकृति का उपहार मानकर इसका अंधाधुंध शोषण दोहन किया है। इस कारण कई पर्यावरणीय समस्या तो पैदा हुए ही साथ ही तीव्रतम दोहन ने संसाधनों के भंडार में चिंतनीय कमी भी ला दिया है। संसाधन कुछ खास लोगों के हाथों में सिमट जाने से समाज संपन्न और विपन्न वर्गों के रूप में विभाजित हो गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थवश संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया। इसे भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, भू विस्थापन, असमय मौसम परिवर्तन जैसे अनेक परिस्थिति संकट उत्पन्न हो गए हैं। अगर यह सब चलता रहा तो धरती के जीव जगत शीघ्र ही काल के गाल में समा जाएंगे। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थवश संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है। इससे भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, भू विस्थापन, असामयिक मौसम परिवर्तन जैसे अनेक परिस्थिति
संकट उत्पन्न हो गए हैं। अगर यह सब चलता रहा तो धरती के जीव जगत शीघ्र ही काल के गाल में समा जाएंगे। इन विषम परिस्थितियों से मुक्ति पाने, विश्व शांति के साथ जैव संसार को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए संसाधनों का युक्ति संगत वितरण आवश्यक है। ऐसा करने से पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। विकास की यही संतुलित, युक्तिपूर्ण एवं न्यायसंगत अवधारणा ही सतत विकास कही जाती है। इस विकास क्रम को अपनाकर मानव खुशहाल वर्तमान और सुरक्षित भविष्य प्राप्त कर सकता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। पहला है, ठीक है, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं ही संसाधन कहलाती है। इन संसाधनों के अलग अलग स्वरूपों के कारण इसके विविध रूप हो सकते हैं। फलतः भूगोलविदों ने इसका विभिन्न आधार पर संसाधन के इन्हीं विभाजन के आधारों में से एक है स्वामित्व का आधार। स्वामित्व अर्थात संसाधन पर मालिकियत के आधार पर संसाधन के 4 स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन के स्वामी को इसके बदले सरकार को केवल लगान चुकाना पड़ता है, जैसे बागान, बगीचा, तालाब, कुआं आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, किसी खास समुदाय के स्वामित्व में रहने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। इसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे गाँव में चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में पार्क, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को यह अधिकार होता है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी देश द्वारा किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद हम बताएंगे प्राकृतिक संसाधन। को है प्राकृतिक संसाधन और उसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलें लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखाओं के समांतर तैयार की गई भूमि पर की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? चलिए, उत्तर है भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से संबंध है। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इसका रंग धुंधला से लेकर ललिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? उत्तर है, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक तत्व को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से
मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चलिए, इसका दीर्घ उत्तरीय है। जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? आज़ादी के बाद भारत में उद्योग धंधों के विकास पर जोर के साथ ही अधिक अन्न उत्पादन पर भी जोर दिया गया। इसके आशातीत परिणाम भी सामने आए, किंतु विकास की यह प्रक्रिया शीघ्र ही अंधाधुंध विकास से जुड़ गई। इसी अंधाधुंध विकास क्रम से उत्पन्न हुई जलक्रांतता पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही अधिक सिंचाई का प्रयोग कृषि में हुआ है। इससे इस इलाके में भूमि पर जलक्रांतता की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलक्रांतता से भूमि का निम्नीकरण हुआ। इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अत्यधिक जलक्रांतता से भूमि में लवण की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे भूमि के पोषक तत्व कम होते हैं, साथ ही मिट्टी की परतों में भी क्षय होने लगता है। मिट्टी के अवयव घुलते जाते हैं, कुछ जल में बह जाते हैं तो कुछ सूखने पर हवा द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। इस तरह अपरदन की क्रिया शुरू होती है और निर्बाध गति से चलती रहती है। फलतः संबंधित भूमि का निम्नीकरण भी होता जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, वरन धरती पर विविध जीव समूहों का पोषण कर उसे जिंदा रखती है। मृदा में निहित उर्वरता मानवता के और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसे नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये तब इसका संरक्षण आवश्यक है। मानवीय आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग की पूर्ति इस भूमि द्वारा ही होती है। जीवन उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। हमारे पूर्वजों का जीवन यापन भी इसी मृदा से हुआ। हमारे जीवन भी इसी मृदा पर निर्भर है और भावी पीढ़ी के लिए भी यह मृदा आधार स्तंभ बनी रहेगी। किंतु जिस मृदा ने मानव की तीनों आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति की, उसी मृदा का मानव अत्यधिक लालच में शोषण दोहन कर रहा है। वन उन्मूलन, अति पशुचारण, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, खनन के बाद खाइयों एवं मलबों के साथ उस स्थान को खुला छोड़ना आदि अनेक मानवीय क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण मृदा का क्षरण होता जा रहा है। उसी प्रकार कल कारखानों से निकले उत्सर्जित पदार्थों, धूल, मलबों आदि द्वारा भी भूमि अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है। अतः मृदा जैसी प्राकृतिक धरोहर पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः मानवीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु मृदा का संरक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। फसल चक्रण, पहाड़ी प्रदेशों में समोच्च जुताई, पवन अपरदन वाले प्रदेशों में पट्टिका कृषि, वर्षा जल के संचयन, भूपृष्ठीय जल के संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का प्रबंधन आदि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा इस मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, पशुधन के मामले में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु इतने पशुधन रहने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम मात्रा में भूमि उपलब्ध है, जो उपलब्ध पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुधन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। पशुओं की चारा की समस्या हमेशा बनी रहती है। भारत के जिन भागों में पशुओं की बहुतायत है, वह भाग
कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि का शिकार होते रहता है। इससे भी पशुओं का चारा उत्पादन प्रभावित होता है। चारे की कमी का सीधा संबंध कम दूध उत्पादन से होता है। फलतः अर्थव्यवस्था इसके योगदान को न्यून कर देता है। भारत में उत्तम नस्ल की पशुओं और उसके पालने के वैज्ञानिक तरीकों का भी काफ़ी प्रभाव है। देसी नस्ल की पशुएं उंगली पर गिनाकर संख्या तो बढ़ा देती है, किंतु अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक अत्यधिक दुग्ध उत्पादन नहीं कर पाती है। फिर किसानों पशुपालकों के बीच पशुओं के इलाज, रख रखाव आदि की भी तकनीक नहीं है। इससे भी पशुओं से अत्यधिक दूध की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव, पशुपालकों को पशुपालन का अल्प ज्ञान, पशुचारक स्थलों का घोर अभाव आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जो अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में योगदान को न्यून बना देते हैं। अब देखने वाले हैं जल संसाधन, और इसका लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों की साथ साथ पूर्ति हो सके बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया। इस परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं: बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। दूसरा है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। तो उत्तर है, जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जल ही जीवन है कहकर निरूपित किया गया है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जलीय अंश ही विद्यमान है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन कार्यों में जल संसाधन का उपयोग अपरिहार्य है। साथ ही विकास के अन्य रूपों जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी आदि में भी जल संसाधन के उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो उत्तर है, भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों के बीच से बहती है। उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी आदि अनेक ऐसी ही नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण आदि नदी जल से ही जुड़ी है। एक से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के इसी उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जल संकट क्या है? उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। स्वीडन के एक विशेष फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है। इन नगरों के लोगों के मलमूत्र और कारखानों के कचरों को नदियों में ही गिरा दिया जाता है। पुनः कृषि में प्रयुक्त रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण ही नदियों का प्रदूषण हुआ है। चलिए, इसका धीरे उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है? उत्तर है, भूमि, जल एवं वायु मानव को प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इन संसाधनों से मानवीय जीवन की दशा एवं दिशा निर्धारित होता है। तब इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इन संसाधनों में जल ऐसा संसाधन है जिसकी सीमित आपूर्ति तेजी से फैले प्रदूषण एवं जल की मांग को देखते हुए इसके उचित प्रबंधन व संरक्षण की आवश्यकता है। जल की यही संरक्षा
व कुशल प्रबंधन जल संरक्षण कही जाती है। जल संरक्षण हेतु सरकारें सतत प्रयत्नशील रही है। भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी, जिसे अद्यतन कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 को अमली जामा पहनाया गया। कुल मिलाकर जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने खेतों, गांव, उद्योगों को पर्याप्त जल देने के उद्देश्य से भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया था। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक व कंपोस्ट का प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन, पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। दूसरा है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी जल कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। तीसरा है तकनीक विकास। तकनीक के माध्यम से जल को कम से कम उपयोग द्वारा अधिकाधिक लाभ देकर भी जल संरक्षण किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों द्वारा सिंचाई, सीढ़ीनुमा कृषि आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संरक्षण व पुनर्चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। उत्तर है जल की दुर्लभता व भूमिगत जल के स्तर का लगातार नीचे गिरते जाना मानव के लिए आज चिंता का विषय है। पुनः बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल एवं विवादास्पद होने से भी वर्षा जल का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्षा जल की महत्ता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। यह तब मानवीय जीवन में वर्षा जल की उपयोगी भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल के संरक्षण व प्रयोग की परंपरा चली आ रही है। स्थानीय स्तर पर इस जल के संरक्षण के तौर तरीके में अंतर देखा जा सकता है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छतों पर किया जाता था। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे सिंचाई की जा सके। राजस्थान के बाड़मेर जैसे शुष्क इलाके में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टाका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिसे छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल के संग्रहण की प्रथा आज भी प्रचलित है। कर्नाटक के मैसूर स्थित गंडाथूर गांव में लगभग 200 घरों में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण किया जा रहा है। अगले वीडियो में हम बताएंगे जो भाग है इसका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन और इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।